सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे, इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काटकर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, रोज एक जान ले रही है। गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना। सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है। ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। दो सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डरकर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो, इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं है तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसके खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं। सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी
सरपंच गिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती हैं, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा बचाओ। शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए। अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव-गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीद कर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती। उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, यह हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटी इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से सोन सरोवर गांव बेखौफ होकर हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। अरे भाइयों, उठो ना, आज भैया दूज है और आप अभी तक सो रही हो। अरे मेरी बहना, फौज से आने के बाद भी तू मुझे आराम मत करने दियो। पहले आप भैया दूज मना लो, उसके बाद सो जाना। हम तीनों ने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। हे भगवान, अब आप फौज से इतनी दूर भैया दूज मनाने आए हो या फिर सोने? अच्छा चलो, मैं पहले नहा कर आता हूँ, फिर हम भैया दूज मनाएंगे। अमित उठकर नहाने के लिए चला जाता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बहनें उसका भैया दूज करती हैं और वो अपनी तीनों बहनों को प्यारे प्यारे सूट गिफ्ट में देता है। जिसके बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैंने सोचा है अपनी तीनों बहनों के लिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ और वापस जाने से पहले मैं अपनी तीनों बहनों की शादी करवाना चाहता हूँ। बॉर्डर पर कब मेरे साथ क्या हो जाए मैं नहीं जानता, इसलिए चाहता हूँ मुझे कुछ हो उससे पहले मैं अपनी तीनों बहनों के हाथ पीले होते हुए देख लूं। अरे बेटा, शुभ शुभ बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि तेरे बहनों की शादी तेरे सामने हो जाए तो मैं इसमें तेरे साथ हूँ। ठीक है,
फिर मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज ही पंडित को बुला लेता हूँ। राजू पंडित को बुला लेता है, जिसके बाद अमित को अपनी बहनों के लिए एक ही घर के 3 लड़के पसंद आते हैं। माँ, पिताजी, देखिए, अगर मेरी तीनों बहनें एक ही घर में शादी करके रहेंगी तो वो हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी रहेंगी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। अमित की बात उसके माता पिता नहीं टालते, जिसके बाद अमित अपनी तीनों बहनों की शादी एक अच्छे घर में करवा देता है और शादी करवाने के बाद वो बॉर्डर के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों बहनों की सास बहुत खड़ूस होती है और उन तीनों को हर छोटी छोटी बातों पर ताने देती है। अरे बहू, क्या कर रही है? अरे सब्जी में इतना तेल कौन डालता है? अरे तेरे माता पिता ने दहेज में तेल के कनस्तर नहीं भिजवाए थे? माँ जी, मैंने थोड़ा ही तो डाला था तेल। अच्छा, तो तुम्हारे माता पिता ने जुबान चलानी भी सिखाई है तुम्हें? ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दीदी, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है, माँ जी की तो आदत है हर बात पर बोलने की। जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो माँ जी फिर से आकर काम के पीछे सुना कर जाएंगी। अभी तो हमें घर की सफाई भी करनी है। तीनों बहनें काम करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें पूरा 1 साल हो जाता है और फिर से भैया दूज आ जाता है। कल भैया दूज है। आज अमित भैया बॉर्डर से आ गए होंगे और हम तीनों के लिए कई सारे तोहफे भी लेकर आए होंगे। हमें भैया से मिले हुए पूरा 1 साल हो गया है। आखिरी बार तो हम अपने भैया से हमारी शादी में ही मिले थे। इस बार जब भैया आएंगे तो मैं उनसे बहुत लड़ूंगी। अरे तुझे तो लड़ाई करने से ही राहत नहीं मिलती। तीनों बहनें जोर जोर से हंस रही होती हैं। उनके हंसने की आवाज सुनते ही अनुपमा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे। घर में काम इतना है और तुम्हें तो बातें करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जी माँ जी, अभी कर लेते हैं हम सारा काम। वो तीनों तुरंत घर का काम करने में लग जाती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और वो तीनों बहनें अपने कमरों में जाकर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो तीनों बहनें रसोई में आकर अपने भैया के लिए खाना बनाने लगती हैं। आज तो सारा खाना हम अपने भैया की पसंद का ही बनाएंगे। भैया तो मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद करते हैं। आज जब वो ये खीर खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे भैया हम तीनों से इतना प्यार करते हैं कि वो हमें देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। अपनी तीनों बहुओं को भैया दूज के लिए इतना खुश देखकर अनुपमा भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी बिल्कुल इसी तरह दिन भर खुश रहती थी। वो ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसके भैया का एक कार से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से अनुपमा का भाई अब जिंदा नहीं होता। अरे आज तो कमाल ही हो गया। आज हम तीनों बहनें अपने भैया के लिए इतना सब कुछ बना रही हैं, लेकिन माँ जी अभी तक नहीं आई हम पर हुक्म चलाने के लिए। कहीं माँ जी की तबीयत खराब तो नहीं है? आप दोनों काम करते रहो, मैं अभी माँ जी को देख कर आती हूँ। अंकिता अपनी सास को देखने उसके कमरे में जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे से बाहर उनके रोने की आवाज को सुनती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी दोनों बहनों को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें मिलकर अपनी सास के कमरे में जाती हैं। माँ जी, आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी हो तो हमें बताइए ना। नहीं बहू, बस आज तुम तीनों को देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई। हर भैया दूज पर मेरा भाई मुझे मेला दिखाने के लिए ले जाया करता था और मेरी पसंद की सभी चीजें खिलाया करता था। अनुपमा रोते हुए अपने बीते हुए कल की बात अपनी तीनों बहुओं को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी तीनों बहुओं को बहुत दुख होता है और वो तीनों अपनी सास को हौसला देती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने भैया के आने का इंतजार करती हैं। सुबह से शाम हो गई है, भैया अभी तक नहीं आए हैं। अरे आते ही होंगे, शायद कोई जरूरी काम निपटा रहे होंगे। आज के दिन तो उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं हो सकता। आने दो, जैसे ही आएंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, बहुत डांटूंगी। चलो, अब जब तक भैया आएंगे तब तक मैं टीवी चला लेती हूँ। जैसे ही अलीशा टीवी ऑन करती है, टीवी पर न्यूज चैनल ओपन हो जाता है, जिस पर बॉर्डर के जवानों की न्यूज चल रही होती है। आज के मुख्य समाचार ये है कि चीनी देश ने अचानक से दबे पांव हमारे बॉर्डर पर जवानों के ऊपर हमला कर दिया।
जिसके चलते कई सारे हिंदुस्तान के फौजी भाई मारे गए हैं। आज भैया दूज वाले दिन कई जवानों ने अपने देश और अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद होने वाले सभी जवानों का नाम आपको यहाँ लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही तीनों बहनें टीवी पर वो न्यूज देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उस लिस्ट में अमित का नाम सबसे ऊपर होता है। वो तीनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया जिंदा है, वो हमसे भैया दूज मनाने जरूर आएंगे। हम तीनों बहनों ने अपने भैया के लिए व्रत रखा है। भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। कुछ नहीं हो सकता हमारे भैया को। हमारे भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अनुपमा अपनी तीनों बहुओं को इस तरह रोते हुए देख परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे बहू, संभालो खुद को। तुम्हें तो अपने भैया पर गर्व होना चाहिए। अरे तुम्हारे भैया ने कितने लोगों की जान बचाई है और अपने आप को देश के नाम कुर्बान कर दिया है। अनुपमा किसी तरह अपनी तीनों बहुओं को संभालती है और उनका हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद 3 दिन के बाद भारत के इंडिया गेट पर उन तीनों के भाई को इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाती है। वो तीनों बहनें अपने भैया की श्रद्धांजलि पर भैया दूज मनाती हैं। चांद पर भूतिया दुनिया होती है, जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था, जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है, ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है, इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता। जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे। चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी।
एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है। जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं। इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वो भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो, हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रही हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रही हैं? तभी उनमें से एक भूत कहता है, बुढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रही है। जैसे ही किला पूरा हो जाएगा, चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा, कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमन नुमर्यम चकार चंड खांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो, धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते